हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 का, और हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कि जैक बोर्ड ने 2019 में आर्ट्स वाले स्टूडेंट से पूछा हुआ था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के साइड से हम लोग 5 क्वेश्चन हल करेंगे और इसी ढंग से फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हम लोग 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो दोनों ही मीडियम में हम लेकर के चल रहे हैं, तो कंप्लीट वीडियो के साथ आप बने रहिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि सीमांत आगम क्या है, यानी कि व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश करिए। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, और कौन सा इनकम, जो इनकम दुकानदार को मिलता है वस्तु को बेचने के बाद। मतलब कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मान करके चलो किसी वस्तु का दाम है 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया दाम है, और उस वस्तु की जो है मात्रा बेची गई है दुकानदार द्वारा 2 इकाई। तो टोटल जो रेवेन्यू होगा, यानी कि कुल जो कमाई होगी दुकानदार की, वो कितनी होगी। तो हम लोग करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, कि कितना है वस्तु का दाम और कितना बेचा गया उसको। तो यहाँ पर वस्तु का दाम है कितना, 5 रुपये, कितना बेचा गया, 2 इकाई। तो कितनी कमाई हुई दुकानदार की, 10 रुपये कमाया ना दुकानदार। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं 10 रुपये उसका क्या है, टोटल रेवेन्यू है। तो ये हो गया टीआर हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब वस्तु का दाम 5 रुपया है, लेकिन वो अब एक अतिरिक्त इकाई बेचा, तो पहले 2 बेच रहा था, अब मान लो कि 1 इकाई ज़्यादा बेच रहा है दुकानदार, 3 इकाई बेचने लगा, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा बताइए। टोटल रेवेन्यू हो जाएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम फिर से कर सकते हैं कितना, प्राइस मतलब कि 5 और क्वांटिटी हमारा जो है 3 है, तो इस ढंग से 15 रुपये कमा लेगा दुकानदार। तो टीआर में कितने का परिवर्तन आया, 5 का, चूँकि 10 पहले से था और 15 अभी हो रहा है। तो पहले था 10 और अब हो रहा है 15, इसका मतलब 5 का परिवर्तन आया, 5 रुपये का परिवर्तन। यही है सीमांत आगम। तो हम कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिए। उत्पादन की मात्रा देखो ये है, तो उत्पाद की मात्रा में यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई बेचा गया पहले, यानी कि 2 बेचा जा रहा था दुकान द्वारा। तो दुकानदार कितनी बेच रहा था, 2 इकाई, अब कितना बेच रहा है, 3 इकाई। तो बेची गई मात्रा में कितने का परिवर्तन हुआ है, 1 इकाई का। तो बेची गई मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल आगम में जो वृद्धि हुआ या कुल आगम में जो कमी हुआ, या फिर कह सकते हैं जो कुल आगम में परिवर्तन हुआ, वही तो है सीमांत आगम। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, डेफिनेशन समझ में आ जाएगा आपको। कह रहे हैं क्या, उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय बढ़ाने पर यहाँ पर हो जाएगा कुल आगम में जितनी वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। मतलब कि एक अतिरिक्त इकाई केवल बेचा गया है, पहले 2 बेचा जा रहा था, अब 3 बेचा जा रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुल आगम में जितनी की वृद्धि हुई, तो कितना वृद्धि हुआ, 10 था पहले, अब 15 हो गया, यानी कि 5 रुपये का वृद्धि हुआ। तो वही 5 हमारा है सीमांत आगम। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहे हैं कि द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीज होता है उसकी इसके परिणाम स्वरूप होता है बाय इंक्रीजिंग द सेल ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई मात्रा बेचने से कुल आगम में जितना परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। तो डेल्टा टीआर कितना निकलेगा, पहले का टीआर था 10 और बाद में टीआर हो जा रहा है 15, तो 5 का परिवर्तन आया। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, और टोटल मतलब टोटल रेवेन्यू, टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन कितने का आया, 5 का। और क्वांटिटी में कितने का परिवर्तन आया, पहले तो 2 इकाई बेचा जा रहा था, अब देखिए यहाँ पर 3 इकाई बेचा जा रहा है। तो इस ढंग से बेची गई मात्रा में सिर्फ 1 इकाई का परिवर्तन हुआ है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 5/5 यानी कि 5 होगा। तो सॉरी 5/1 यानी कि 5 होगा। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं सीमांत आगम यही है हमारा। अब देखो हम लोग बार बार देख रहे थे परिवर्तनशील साधन, लेकिन इस बार पूछ रहा है इस क्वेश्चन में क्या, स्थिर साधन क्या है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर। स्थिर साधन किसे कहते हैं भाई, तो उत्पादन के वैसे साधन जिसे अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उन्हें हम स्थिर साधन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, मतलब ऐसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं, दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन या फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये इतना कम समय हमारे पास है कि हम उन साधनों में बदलाव ला ही नहीं सकते हैं। तो अल्पकाल में जिन साधनों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता वैसे साधन हम कहते हैं क्या, स्थिर साधन। क्लियर है। कह रहे हैं कि इन साधनों को दीर्घकाल में परिवर्तन किया जा सकता है,
दीर्घकाल में तो हम बदल सकते हैं इसे, लेकिन अल्पकाल में बदला नहीं जा सकता। तो देखिए कौन कौन सा ऐसा हो जाएगा, भूमि यानी कि लैंड, मशीनरी, फैक्ट्री की इमारत इत्यादि। तो ये सब क्या है, हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल के तौर पर हमारे पास होता है या फिक्स्ड एसेट के तौर पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा। कह रहे हैं क्या कि ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड इन कब, लॉन्ग रन, मतलब इन साधनों को हम लॉन्ग रन में बदल सकते हैं बट शॉर्ट रन में बदल नहीं सकते हैं, तो वो फिक्स्ड फैक्टर ही होंगे। जैसे लैंड है, मशीनरी, फैक्ट्री का बिल्डिंग, ये सब जो है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया भाई, आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों ने कहा था ना कि आर्ट्स के लिए स्पेशल लाइए, इसलिए ले आए हैं, नहीं तो मेरा कोई मन नहीं था इस पर लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे MCQs हम जो है हल कर चुके थे साइंस और कॉमर्स वाले सेक्शन में, और वहाँ से जो है कंसेप्ट को भी हम क्लियर करते जा रहे थे। तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव सारे फॉर्मेट हम इसमें बता रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, तो आप लोग ऊब मत जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मेनी फर्म्स आर देयर इन मोनोपोली मार्केट। मैंने आपको बार बार समझाया है कि मोनो का अर्थ होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर। तो जहाँ पर केवल सिंगल सेलर होगा उसी को तो कहते हैं एकाधिकार बाजार, मतलब कि बेचने वालों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, केवल और केवल एक ही होती है। फर्म को एक तरीके से आप दुकानदार समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्म जो है वो कितना होता है, केवल एक, यानी कि देयर इज ओनली वन फर्म इन अ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के अंदर में क्या है, सिर्फ एक ही विक्रेता है या फिर एक ही फर्म है, और ये क्या बेचता है, तो एक यूनिक प्रोडक्ट बेचता है, एक अनोखा उत्पाद बेचता है जो कि आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा, आपको यहीं पर आकर के लेना ही पड़ेगा। एक और बात कि यहाँ पर हम लोग क्या समझे हुए थे, अगर सिंगल सेलर है तो इसका मतलब पूरे मार्केट के सप्लाई पर कंट्रोल केवल एक ही फर्म का बना हुआ है। और भी क्या कह सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी एडॉप्ट किया जाता है, मतलब कि मूल्य विभेद की नीति एकाधिकार बाजार की नीति होती है। ध्यान रखना, मूल्य विभेद कौन करता है, डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, डिस्क्रिप्शन लिख दिए हम, डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मूल्य विभेदीकरण की नीति जो है वो कौन अपनाता है, तो एकाधिकार बाजार में मूल्य विभेद या कीमत विभेद अपनाया जाता है, यानी कि एक ही तरह की वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूला जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ समझ गए होंगे कि इस तरह के मार्केट में नए फर्मों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, इसलिए केवल इस दुकान यानी कि यहाँ पर केवल एक ही फर्म लंबे समय तक बना रहेगा। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सरल सा पूछ रहा था कि बजट रेखा का जो है ना चित्र बनाना है, बजट रेखा का रेखा चित्र बनाइए। तो रेखा चित्र जो है इसका बहुत आसान है, ये जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन बनता है। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर लिखा गया है एक्स वस्तु की मात्रा और वाई एक्सिस पर लिखा है वाई वस्तु की मात्रा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान करिए, हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर दिखे सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, कि ओरिजिन है और ये क्या है एक्स एक्सिस, ओरिजिन से इधर क्या है वाई एक्सिस, तो एक्स वस्तु की मात्रा वाई वस्तु की मात्रा नोट कर लिया। अब हमें क्या दिखाना है इसमें और भी कि यहाँ पर है ना, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि अगर जो है वो कंज्यूमर अपना सारा पैसा वाई गुड्स पर खर्च करेगा तो वाई का मैक्सिमम अमाउंट यहीं तक ले सकता है ना, क्यू वाई मैक्सिमम ले सकता है यहीं तक, है ना। उस टाइम एक्स का क्या हो जाएगा 0 और वाई का टोटल मैक्सिमम हो चुका है। लेकिन अगर वाई घटाते घटाते हम 0 कर दें तो एक्स का मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक जो है वो लाइन खींच लिया जाए तो हमारा जो है बजट रेखा यही कहलाएगा, ये वाला जो है ना यही है बजट रेखा। अब ये बताता क्या है कि कंज्यूमर इसके भीतर तो खरीदारी कर सकता है बस, बट इसके बाहर खरीदारी नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना जनरल इक्वेशन क्या है बजट लाइन का, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। हम लोग खर्चा कैसे निकालते हैं, क्योंकि बजट रेखा जो है ना दो वस्तु की बात बताता है, दो वस्तुओं की मात्रा को दिखलाता है कि एक वस्तु की अगर इतनी मात्रा अधिकतम खरीद रहा है तो दूसरी की मात्रा 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वाई वस्तु की मात्रा अधिकतम खरीद रहा था, वाई की मात्रा में कुछ कटौती कर दिया, है ना, यहाँ से घटा करके यहाँ करने लगा खरीदारी, तो निश्चित तौर पर वो एक्स वाली की मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ा सकता है इधर, ठीक है। वाई का क्या किया, घटाया, तो एक्स का बढ़ा लिया। लेकिन जैसे ही फिर से अगर वाई का कम करता है मात्रा, तो यहाँ पर देखो एक्स बढ़ा तो वाई का मात्रा क्या हुआ, वाई का मात्रा फिर से घटा, ठीक है। तो इस तरीके से कंज्यूमर ना अपने दिए हुए मनी इनकम से और प्राइसेस से इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन की खरीदारी कर सकता है। लेकिन इस बजट रेखा के बाहर कोई बिंदु रहेगा उसकी खरीदारी नहीं कर पाएगा, समझ गए। अंदर अगर रहता है बजट रेखा ये है,
और इस रेखा के भीतर कोई पॉइंट बना हुआ है तो उसकी खरीदारी संभव है, कंज्यूमर अपने दिए हुए इनकम से खरीदारी कर सकता है। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं बजट रेखा कैसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमेशा ये बजट रेखा स्ट्रेट रेखा ही बनता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छूते हुए बनता है, दोनों बातें हैं। स्ट्रेट लाइन भी बनेगा प्लस में एक्स एक्सिस को भी छुएगा और वाई एक्सिस को भी, ठीक है। ये बजट लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दोनों वस्तुओं पर किए गए खर्च को हम कैसे निकालते हैं? सोचिए, जब एक वस्तु है एक्स तो एक्स वस्तु का कुछ ना कुछ मूल्य होगा, उसकी कुछ ना कुछ मात्रा खरीदी जाती है, तभी ना एक्स वस्तु पर किया गया खर्च हम पता करते हैं। तो एक्स वस्तु का मूल्य और एक्स वस्तु की मात्रा दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो इससे पता चल गया एक्स वस्तु पर किया गया खर्च, ठीक है। एक्स वस्तु पर बजट पता चल गया। वाई वस्तु पर बजट कैसे जानेंगे? तो वाई वस्तु का मूल्य और वाई वस्तु की मात्रा को आपस में गुना करिए तो वाई वस्तु पर किया गया खर्च निकल जाएगा। और दोनों को आप जो है जोड़ दिए हैं तो निश्चित तौर पर आपका मॉनेटरी इनकम के बराबर निकलेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे कि बजट रेखा जो है उन संयोगों को दिखलाता है जिन्हें कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता अपने दिए हुए मौद्रिक आय से और दिए हुए कीमतों पर, वस्तुओं की कीमतों पर खरीदारी कर सकता है। और हर एक कॉम्बिनेशन को खरीदने पर कंज्यूमर का समान रूप से पैसा खर्चा होगा। कंज्यूमर इसको भी खरीदेगा तो भी सारा पैसा खत्म हो जाएगा, तो इसको नहीं ले पाएगा, इसको नहीं ले पाएगा, इसको नहीं ले पाएगा, इसको नहीं। अगर कंज्यूमर इस पर खर्चा कर देता है तो यहाँ पर भी उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, तो उस दशा में इन सभी कॉम्बिनेशंस को नहीं लेगा। मतलब कि इन सारे ऑप्शंस में से किसी एक ही बंडल का चुनाव कर सकता है कंज्यूमर। तो यह चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे बजट रेखा में, समझ आ गया होगा। चलिए एक चीज़ और पूछते हैं आप लोगों से, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, यहीं पर लिख देते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, बजट रेखा की ढाल, बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, पी एक्स बाई पी वाई, पहले क्या होगा एक्स का, फिर क्या होगा वाई का। अगर यहाँ रसगुल्ला लिख दिया एक्स पर, रसगुल्ले का जो है प्राइस है, सॉरी रसगुल्ले की मात्रा इधर लिखा हुआ है और गुलाब जामुन का इधर लिखा हुआ है, तो देखो जो एक्स एक्सिस पर रहता है वो पहले लिखाएगा ऊपर में, और जो वाई एक्सिस का है वो कहाँ लिखाता है? तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला में नीचे में। तो इस ढंग से आप काम करना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर प्राइस ऑफ रसगुल्ला है तो आप यहाँ पर पी आर कर सकते हैं, और वाई एक्सिस पर क्या है जी, तो प्राइस ऑफ गुलाब जामुन कर सकते हैं। तो इस ढंग से आपको लिखना है। मतलब पहले लिखाएगा कौन सा, एक्स एक्सिस पर जो वस्तु है उसके मूल्य को लेना, ठीक है, और वाई एक्सिस पर जो मूल्य रहेगा उसको आप नीचे लेना। समझ में आ गया होगा। तो पी एक्स बाई पी वाई, और स्लोप कैसा होगा इसका, नेगेटिव। आप नेगेटिव साइन यहाँ यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका ढाल देखो ऋणात्मक ढाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये मार्केट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिया, देखो तुम लोग को, है ना, मार्केट वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है लेकिन, और ऐसे क्वेश्चन देखने में जो वो आसान लगते हैं लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा छुपा हुआ रहता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सो कह रहा है कि किस बाजार में AR इक्वल टू MR होता है, मतलब औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर हो जाते हैं। इन विच मार्केट डज द कंडीशन AR इक्वल टू MR प्रिवेल, मतलब कि औसत आगम सीमांत आगम के बराबर हो जाता है किस बाजार में? तो हम लोग जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है, औसत आगम सीमांत आगम के बराबर ही होगा, ठीक है। तो औसत आगम सीमांत आगम के क्या होगा, बराबर होता है। कह रहे हैं कि इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, डायग्राम में ध्यान दीजिएगा। डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं इसको एक बार हम समझा देते हैं आपको। देखो यहाँ पर, और इसका लाइन कैसा बनेगा, बिल्कुल AR और MR का परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर रखते हैं आउटपुट को, किसको रखते हैं, आउटपुट को रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता क्या चलता है, सो ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर ध्यान दें तो हम आउटपुट नहीं भी सेल करेंगे लेकिन वस्तु का दाम कितना रहेगा मार्केट के अंदर में, चूँकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो मान लो 5 रुपया है, तो ये प्राइस तय हो गया हर एक इकाई के लिए। मतलब इकाई यहाँ पर दूसरी खरीदी जाएगी मार्केट, सॉरी रुकना, पहली इकाई खरीदी गई तो भी 5 रुपये लगेगा, फिर से एक इकाई आप खरीदे, है ना, तो भी 5 रुपया लगेगा, फिर से तीसरी इकाई खरीदेंगे तो भी 5 रुपया लगेगा, ठीक है, चौथी इकाई खरीदे तो भी 5 रुपया लगेगा। मतलब कि प्राइस हर एक अमाउंट यूनिट पर बराबर है। अब देखो यही होता है हमारा AR कर्व, जो कि कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और क्या AR और प्राइस आपस में इक्वल होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, अभी दिखाएंगे हम आपको। और यहाँ क्या होता है, MR, ठीक है, MR होता है। तो MR और AR क्या है, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जो कि प्राइस के इक्वल है। तो यानी कि कह सकते हैं P इक्वल टू AR इक्वल टू MR। अब ये कैसे होता है, ध्यान दीजिए। जो टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल कमाई है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिए, निकल गया हमारा ये। लेकिन हम जानना चाहते हैं एवरेज रेवेन्यू, तो
तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू बटे क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो ध्यान दीजिए TR कैसे निकलता है, P इंटू क्यू। तो यहाँ पर लिख दो P इंटू में क्या कर दो Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Q। तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, P बच जाएगा। यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। और यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या हो जाएगा, प्राइस इक्वल टू MR, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा AR। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के भीतर होता है। अब कहेंगे सर एकाधिकार बाजार में कैसा होता है, बिल्कुल यहाँ से भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये वाला भी आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछने की संभावना है, कंसेप्चुअल है, ध्यान से रखिए, दिमाग में ध्यान से रखिएगा। हमने अभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के लिए आपको बताया है, अब हम बता रहे हैं मोनोपोली मार्केट के लिए। मोनोपोली मार्केट के लिए क्या होता है, जो MR वाला लाइन होता है ना, वो ओरिजिन के जस्ट बाद होता है MR वाला लाइन, मार्जिनल रेवेन्यू का, और AR वाला जो होता है इसके तुरंत जस्ट बाद में इस प्रकार से थोड़ा सा रुकना, बिल्कुल एकदम सही बना है, ठीक है। इसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। ये होता है किसका, मोनोपोली मार्केट का। लेकिन अगर हम आपको ठीक ढंग से थोड़ा सा और भी डिटेल में चीज़ें एक्सप्रेस करें, रुको ताकि ध्यान में रहे, तो हम यहाँ पर 2 डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। मोनोपोली मार्केट के लिए क्या होता है, MR जस्ट तुरंत ऐसे बना, MR वाला लाइन है, ठीक है, और ये जो है वो जस्ट बगल में क्या बनता है, AR एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया ये मोनोपोली के लिए, किसके लिए, मोनोपोली मार्केट के लिए, एकाधिकार बाजार के लिए मोनोपोली मार्केट है। अब यहाँ पर हम एक और बना रहे हैं जो कि है, आप लोग जानते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यानी कि एकाधिकारात्मक बाजार या फिर एकाधिकारी बाजार। तो देखो इसका MR जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा फैला रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है। फैला हुआ कहने का मतलब देखो ओरिजिन से यहाँ तक का बहुत दूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो ओरिजिन से यहाँ तक का थोड़ा दूरी ज़्यादा है। और AR जो है ना इसका कैसे होता है, थोड़ा सा और ज़्यादा फैला हुआ। ये जो है किसका है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का है। ये किसका है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात भिन्नता आ जा रही है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोलिस्टिक इसमें कॉम्पिटिटिव टर्म लगता है ना, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम समझाने के मतलब क्या था, जो AR होता है वो जान गया प्राइस के बराबर होता है, AR जान गए हाँ आप प्राइस के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप समझिए AR वक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, AR ही क्या होता है, डिमांड वक्र होता है। ध्यान रखिएगा, AR को ही बोलते हैं क्या, डिमांड कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही बोलते हैं डिमांड कर्व। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो ये डिमांड कर्व हो गया, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, तो लेस इलास्टिक होगा, कम लोचदार होगा। यहाँ पर ध्यान से रखिए, लेस इलास्टिक यानी कि कम लोचदार होता है, ठीक है। लेकिन इसका AR देखो थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसका क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा, यानी कि ED क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। उम्मीद है पसंद आया होगा, मैंने समझा दिया आपको डिटेल में बहुत अच्छे से करके। अगर कन्फ्यूजन है तो थोड़े आपकी कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे जान गए आपकी लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, तो इधर क्या रहता है, आपका प्राइस रहता है ना, वाई एक्सिस पर प्राइस, ठीक है। इधर तो आउटपुट है आपका, एक्स एक्सिस के ऊपर में क्या है, आउटपुट है। तो आप समझने की कोशिश करना, हमने ये जो है प्राइस खींच दिया, यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये क्या है, प्राइस है। अब ये चूँकि डिमांड कर था इसीलिए मैंने यहाँ से खींचा है। अब देखो प्राइस हम थोड़ा सा घटा देते हैं, ठीक है, प्राइस हमने जो है वो थोड़ा सा घटा दिया। डिमांड में देखो पक्का वृद्धि होगा ही, लेकिन इसमें गैप देखना है कैसा लग रहा है, गैप जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है ना, गैप ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इधर का गैप थोड़ा कम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड तो चेंज हुआ लेकिन कम चेंज हुआ, तो लेस इलास्टिक बन गया। अब थोड़ा सा जैसे देखो मान लो इतना महंगा कर दिए, डिमांड को तो घटना चाहिए था, कहेंगे हाँ सर डिमांड तो घट गया आपका, है ना, लेकिन देखो यहाँ से यहाँ का गैप देखो ज़्यादा लग रहा है और यहाँ से यहाँ का गैप देखो तो कम लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग दिख रहा है एंड डिमांड में कम। तो इस स्थिति में हम लोग क्या समझते हैं, प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग है और डिमांड में कम, तो डिमांड कम चेंजिंग आ रहा है, इसका मतलब लेस इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और इस पर खींच करके जरा देखिए, यहाँ पर आपको पता है वाई एक्सिस पर क्या रहता है, प्राइस, यहाँ पर क्या है, ओरिजिन। देखो प्राइस हमने रख दिया ये वाला P, तो उसमें मान लो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यहाँ पर है Q। और अगर देखो थोड़ा सा प्राइस घटा देते हैं तो डिमांड में देखना इस बार चौड़ाई ज़्यादा दिखेगा। इधर देखो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई देखो, ऐसा क्यों है, चूँकि AR फैला हुआ है ना, इसी वजह से ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या हमने बताया कि थोड़ा सा प्राइस घटेगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और थोड़ा सा अगर प्राइस घटा
थोड़ा सा अगर प्राइस बढ़ा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दीजिए, तो थोड़े से ही प्राइस अगर बढ़े हैं तो डिमांड भी देखो ज़्यादा ही घट जाता है। डिमांड क्या होता है, ज़्यादा ही घट जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो है ना, इधर की चौड़ाई देखिए ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर जो मूल्य बढ़ा है वो कम लग रहा है। मतलब कि ये क्या है, अधिक लोचदार मांग दिखा रहा है, ये कम लोचदार मांग है ना। लेस इलास्टिक डिमांड, ये क्या है, लेस इलास्टिक है, कम लोचदार है। और ये क्या होगा आपका, मोर इलास्टिक होगा। क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं मोर इलास्टिक होगा। समझ आया है या नहीं बताइए, ठीक है। चलो हटाते हैं, अब जाते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर में। यहाँ पर देखिए अब पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ये पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं कहीं ना कहीं आपको, ठीक है। तो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र वह भाग है जिसमें अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। जैसे कि इसमें हम लोग सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, राष्ट्रीय आय, रोजगार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि पहले हम इस पर काम कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो अंग्रेजी में कह रहे हैं कि दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज, जो अध्ययन करता है, द एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करता है, इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सीधी सी बात है। जैसे कि आप कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन किए जाते हैं, उसी का ये सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा। अब ये काम भी हम लोग कर चुके हैं कि टैक्स होता क्या है, कर किसे कहते हैं भाई, डिफाइंड टैक्सेस कह रहा है। तो कर हम किसको कहते हैं, सरकार को दिया जाता पेमेंट, पता है ये चीज़ें। तो कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। मतलब कि टैक्स जो है वो कंपलसरी पेमेंट है, विच इज़ नेसेसरली गिव टू द गवर्नमेंट, दिया किसको जाता है, गवर्नमेंट को, एज पर द लॉ मेड बाय इट। मतलब कि इन्होंने जो नियम कानून बनाया है उन्हीं के अधीन में रह करके हमें टैक्स देना पड़ता है, मतलब अनिवार्य होता है टैक्स देना, ठीक है। और नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई होगी, फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखो आयकर क्या है, हमारा कर का उदाहरण है, इनकम टैक्स, यानी कि एक तरह का आयकर जो होता है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स। निगम कर यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स भी बोल सकते हैं, जो कि कंपनियों के लाभ पर लगाए जाते हैं। कंपनियों के लाभ पर लगाए गए कर को निगम कर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक क्या है, प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, और भारत में इसे 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर देखो बंद अर्थव्यवस्था क्या है ना, हम लोग इसको भी पहले बात कर चुके हैं, यानी कि व्हाट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है जब देखो दो देशों के बीच में आर्थिक संबंध ना हो, मतलब कि इंडिया है ये मान लो, तो इंडिया यहाँ पर हम लिख देते हैं IND, इंडिया, और ये है USA मान लो, तो USA लिख दिया, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो यहाँ से हम कोई सामान दूसरे देश में नहीं बेच रहे हैं, मतलब कि हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है दूसरे देश को, और ना ही हम वहाँ से ना ही हम वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इन सिचुएशन में ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इम्पोर्ट हो रहा है, तो ऐसे में हम कहते हैं इसको क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब कि देखो जब दो देशों के बीच में कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है तब उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात जब जो दो देशों के बीच में आयात निर्यात ही अगर बंद हो जाए तो हम उसे बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, आयात निर्यात का बंद होना, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि व्हेन देयर इज नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, यानी दो देशों के बीच में कोई आर्थिक संबंध नहीं बनता तो उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। दैट इज व्हेन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टॉप बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रुक गया है तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। इट इज़ कॉल्ड अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। स्वाभाविक सी बात है, समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं विनियोग क्या है। विनियोग को अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्टमेंट, आप हिंदी में निवेश भी कह सकते हैं। तो हम लोग देखो कोई भी समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, जो पैसे जो है कमाने के लिए खर्च किए जाते हैं सीधे तौर पर। तो विनियोग का मतलब उस खर्चे से है जो पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि मशीन, कारखाने आदि में वृद्धि के लिए किया जाता है। मतलब कि हम अगर कोई पूंजीगत वस्तु खरीद रहे हैं तो उस पर कुछ खर्चा होगा, तो वैसा ही खर्च हमारा क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं को खरीदारी कर लिए तो निश्चित तौर पर वो पूंजीगत वस्तु फिर से हमें इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं, हमारे लिए प्रोडक्टिव है वो चीज़ें। तो इसलिए विनियोग का मतलब होता है उस खर्चे से जिससे कि हमारे पास पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं या तो हमारा मशीन, कारखाने ये सब में वृद्धि होता है, तो यहाँ हम कहेंगे उसे क्या, इन्वेस्टमेंट। मतलब कि इन्वेस्टमेंट एक टाइप का क्या है, एक्सपेंडिचर है
विच इज़ इनकर्ड फॉर द इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, फैक्ट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ समझ गए होंगे निवेश क्या है या फिर विनियोग क्या है। और आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं आयात और निर्यात क्या है। ठीक है, तो देखो व्हाट आर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बहुत बेहतरीन डेफिनेशन हमने लिखा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है कि जब देश में, है ना, जब देश में उत्पादित सेवाएं बिकने के लिए विदेशों में जाती है, मतलब अपने देश में सामान बना, अपना देश है ये, मान लो इंडिया, ठीक है, भारत, ठीक है, तो हमारे देश में सामान बना और यही सामान जो है जा रहा है कहाँ, दूसरे देश, मान लो यूएसए, हमने एग्जांपल लिया था अभी जस्ट कुछ देर पहले, वही वाला ले लेते हैं। तो हम अपने देश में बनाए सामान और उसको हम दूसरे देश में भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा, निर्यात। ठीक है, मतलब निकल गया हमारे यहाँ से, हमारे देश से निकल गया मतलब निर्यात, दूसरे देशों से हमारे देश में आया, आया मतलब आयात, आया मतलब क्या, आयात, आयात का मतलब हम समझें क्या, अंग्रेजी में इम्पोर्ट, क्या कहते हैं, इम्पोर्ट, IMPORT, इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, निर्यात। तो देश से, अपने देश से सामान दूसरे देश में जाएगा तब निर्यात, और दूसरे देश से अपने देश में सामान खरीदे तो आयात, मतलब विदेशी सामान हमने खरीदा तो आयात। जैसे चाइना से हम लोग मोबाइल वगैरह परचेज कर लेते हैं तो क्या हो रहा है, आयात हो रहा है चीन से, यानी कि भारत में। तो यहाँ पर समझ गए कि जब देश में उत्पादित वस्तुएं बिकने के लिए विदेशों में जाती है तब उसे हम निर्यात कहते हैं। परंतु जब विदेशों में निर्मित वस्तुएं आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के भीतर आती है तो उसे हम आयात कहते हैं। मतलब कि हमें अगर फॉरेन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, विदेशी माल हमें प्राप्त हुआ है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तो इसे हम आयात कहेंगे। लेकिन हमने दूसरे देशों को दिया है, बेचा है ना, अपना सामान, तब क्या है, वो निर्यात है। तो आयात निर्यात आप समझ गए। यहाँ पर उसी चीज़ को अंग्रेजी में भी लिखे हुए पढ़ लेते हैं इसको एक बार। कह रहे हैं कि व्हेन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, जब देश में उत्पादित वस्तु क्या होता है, गो अब्रॉड, विदेश चली जाती है। क्यों चली जाती है, फॉर सेल, यानी कि बिक्री के लिए, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट, तब हम इसे क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, बट व्हेन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जब एक देश का उत्पादक क्या करता है, एब्रॉड, यानी कि जब व्हेन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एब्रॉड, मतलब विदेशों में बनी हुई वस्तु कम, यानी कि आती है, इनटू द कंट्री, यानी कि अपने देश में आती है, किस लिए, टू मीट द नीड्स, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आती है, तब इसे ही हम इंपोर्ट कहते हैं। मतलब यहाँ हमारा देश है, मान लो भारत, इस बार हम हिंदी में लिख रहे हैं भारत, तो भारत से अगर हम किसी देश को अपना सामान दिए, मान लो कि ये है जापान, ठीक है, जापान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमने अपना सामान जापान को दिया, तो जापान में हमने भेजा सामान ना, तो इसलिए कहेंगे उसको निर्यात। क्या कहेंगे, निर्यात, यानी कि हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है। और दूसरे, यानी कि चाइना से नहीं, बल्कि हम जापान से, यहाँ पर मान लो, ऐसा मान लो कि जापान से हम क्या लिए, सामान, कुछ भी लिए सामान, क्योंकि खिलौने बहुत अच्छा बनाता है यहाँ पे, तो हम उससे मान लो खिलौने मंगवा लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या किए, उसके खिलौने का इंपोर्ट किए हैं, अपने देश में आयात करवाए हैं, आयात। ध्यान रखिएगा, आयात करने से अपना देश का पैसा विदेशों में चला जाएगा और निर्यात करने से विदेशी पैसा हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमें जो है लाभ या नुकसान होते हैं। तो कंप्लीट हो चुका है सारे कंटेंट। ठीक इसी ढंग से हम लोग जो है वो बहुत सारे कंटेंट पर बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। अब वहाँ से जाकर के सारी वीडियोज़ को जरूर देखिए। एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, आप लोगों के लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जल्द ही लेकर के आएंगे। सो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली कंटेंट में अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।